नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी प्राइम डिबेट में। आज हमारी बहस का मुद्दा है माछिल फर्जी एनकाउंटर मामले में सेना के कोर्ट मार्शल का फैसला और उसके बायने। 2010 में हुए माछिल फर्जी एनकाउंटर मामले में सेना ने अपने 6 जवानों के खिलाफ कोर्ट मार्शल का फैसला किया है, लेकिन इसके बाद भी कहा जा रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है। कश्मीर के कालारूस में नियंत्रण रेखा के पास अप्रैल 2010 में सेना के जवानों ने 3 युवाओं को ये कहकर मार गिराया कि तीनों विदेशी आतंकवादी थे। बाद में पता चला कि तीनों युवा घाटी के ही थे और सेना के जवानों के कहने पर ही नियंत्रण रेखा के पास गए थे। जवान उन्हें पैसे और नौकरी का लालच देकर वहां लेकर गए थे। माछिल के इस फर्जी एनकाउंटर का गुस्सा घाटी के लोगों में इतना जबरदस्त तरीके से फैला कि देखते ही देखते घाटी में हिंसक विरोध प्रदर्शनों का दौर सा शुरू हो गया। 2010 में सुरक्षा बलों के खिलाफ स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शनों में 123 लोगों की मौत हो गई। अब जब सेना ने अपने जवानों को फर्जी एनकाउंटर का दोषी पाकर उनके कोर्ट मार्शल का फैसला किया है, इसका घाटी के लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन बंदे को अभी तक आपने लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इस कोर्ट मार्शल के जरिए सुरक्षा बलों के प्रति घाटी के लोगों में विश्वास की भावना जन्म लेगी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुखिया इंजीनियर राशिद ने कहा है कि कोर्ट मार्शल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत देर से लिया गया फैसला तो है ही। साथ ही सैकड़ों ऐसे फर्जी एनकाउंटर के मामलों के बीच एक मामले पर कोर्ट मार्शल बेअसरदार ही साबित होगा। आर्मी ऑर्डर्ड कोर्ट मार्शल ऑफ 6 accused army personnel allegedly involved in the Machil encounter. A good step, but why it took you 2 years, 3 years to reach this thing? सिर्फ एक मच्छल एनकाउंटर की तहकीकात करने से हमारे जख्म नहीं भरेंगे। यहाँ हर गली में एक मच्छल हुआ है, हर गांव में एक मच्छल का वाक़ा हुआ है, हर जगह हुआ, हर शहर में, हर देहात में, हर गाँव में फेक एनकाउंटर्स हैं। श्रीनगर में तो बात ही नहीं। इट इज़ जस्ट टू लेट फॉर गॉड सेक। दुनिया को धोखा देने की कोशिश न करें, इससे आप दुनिया की आंखों में धूल नहीं डाल सकते हैं। घाटी में फर्जी एनकाउंटर के मामलों पर नजर डाली जाए तो गिनती रुकती नहीं है। सेना पर अब तक अपने जवानों को सिविल क्राइम प्रोसीडिंग से बचाने का आरोप लगता रहा है। वहीं सेना के कोर्ट मार्शल पर भी जनता को भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्हें जनता न्याय के लिहाज से उचित नहीं मानती। तो चर्चा करेंगे कि क्या सेना का कोर्ट मार्शल उम्मीद की नई किरण है उन हजारों परिवारों के लिए जिनके अपने फर्जी एनकाउंटर में मारे गए। चर्चा की शुरुआत करेंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल राज मेहता से। अर्जुन श्योरान मानवाधिकार कार्यकर्ता है और आवाज़ उठाते रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मेजर जनरल साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि सेना के इस कोर्ट मार्शल को कहा जा रहा है कि देर से उठाया गया ये कदम है, क्या जायज़ है ये? मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है मैम, क्योंकि कोई भी लीगल कार्रवाई को अमल करने के लिए कई एजेंसीज़ का हाथ होता है और इसमें जाहिर बात है कि सेंट्रल एजेंसीज़ का फाइनल जिम्मेवारी थी उनकी कि वो अपनी तरफ से ओके देते फ़ौज को। उन्होंने ओके दिया मेरे हिसाब से करीब 3 महीने पहले, और ये भी चांस दिया था या उनको ऑफ़र किया था कि आप चाहें तो आप अपने कोर्ट में ट्राई करें, आप न चाहें करने के लिए तो आप हमें सिविल कोर्ट में ट्राई करने की इजाज़त दें। तो फौज ने कहा हम खुद ट्राई करेंगे और कार्रवाई शुरू करने के शायद 3 महीने से कम टाइम में उन्होंने साबित कर दिया है कि ये 6 लोग, एक कर्नल साहब और उनके बाकी अफसरान और 2 अधिकारी और 4 हाँ जी जिम्मेवार हैं। और मैं पर्सनली एज एक्स आर्मी ऑफिसर बहुत खुश हूँ कि ये कार्रवाई की गई। जी अर्जुन श्योरान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि अक्सर ये देखा जाता है कि कोर्ट मार्शल जो सेना का होता है उसमें न्याय उचित नहीं मिलता। ये जनता भी कह रही है और जो कुछ पॉलिटिकल फ्रंट्स हैं वो भी कह रहे हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, सीधी सी बात ये है, कोर्ट मार्शल शुरू से ही, जब से कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स बनी है, इस पे सवाल उठाया गया है, चाहे वो लिंकन ट्रायल्स हों यूनाइटेड स्टेट्स के और चाहे वो कश्मीर के अंदर हो। इसका रीजन ये है, उसका कारण ये है कि एक तो इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती जितनी कि क्रिमिनल कोर्ट्स जो होते हैं, सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स जो होते हैं, उनमें होती है। बंद दरवाजों के अंदर होती है और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि नहीं होती। जी, ये बहुत बड़ा इशू बनता है।
दूसरा ये इशू होता है कि बार बार जब हमें देखना होगा कि क्या हुआ है इससे पहले जब कोर्ट मार्शल हुए। इससे पहले अगर मैं बात करूं हंदवारा बदर पायेंग के रेप केस की बात करूं, मदर और डॉटर का रेप केस, गैंग रेप केस था जहां बीएसएफ के ऑफिशियल्स को कोर्ट मार्शल किया गया था और तब पता चला था उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी सजा की बात भी हुई थी और आखिर में क्या हुआ, उनको केवल सस्पेंड किया गया। ये कश्मीर की ही अपनी हिस्ट्री दिखाती है कि कोर्ट मार्शल के अंदर कितनी दिक्कतें आती हैं। जी संजीव जी, जानना चाहेंगे कि एक पत्रकार होने के नाते क्या आपको लगता है कि वाकई जो कोर्ट मार्शल का इतिहास रहा है घाटी का ही देखा जाए तो वो बिल्कुल सही नहीं रहा है, जनता क्यों आस लगाए? देखिए, कोर्ट मार्शल की जहाँ तक बात आती है, देखिए ये तो कुछ आर्मी के रूल्स और जो भारत के जो कानून होगा उसके हिसाब से, देखिए वहाँ एक दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसको लोग उठाते नहीं हैं। मेजर प्रॉब्लम्स ये है कि घाटी के अंदर जो जुडिशरी का जो सिस्टम है उसमें भारत सरकार के अधिकारी या रेस्ट ऑफ जो घाटी से बाहर के जो अधिकारी हैं उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पे वकील भी पूरी तरह से कॉम्युनल इंटरेस्ट में बात करता है और कभी कभी ये हालात पैदा हो जाते हैं कि उनको वहाँ वकील नहीं मिलते। खास करके सोपोर बारामूला कई अधिकारियों को मैं जानता हूँ जिनके खिलाफ बीएसएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं तो वहाँ उनको वहाँ वकील भी नहीं मिले हैं और जम्मू रीजन से उनको वकील वहाँ ले जाने के लिए मिलते नहीं हैं। अगर जम्मू से किसी वकील से वो बात करें और अगर कहें कि आप हमें सोपोर और बारामूला में हमें प्रोसीडिंग्स के लिए आप चलें तो तैयार नहीं होते हैं। तो एक पहली प्रॉब्लम तो ये आती है। अब इसमें आप ये कह दें कि कोर्ट मार्शल से आपको न्याय नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट मार्शल को भी चैलेंज करने के कुछ तरीके तो होंगे ही। हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट में जिसको कन्विक्शन होता है या जिसको कन्विक्शन नहीं होता है वो हाई कोर्ट या उसके फर्दर ऊपर कोर्ट सकता है। लेकिन जेएंडके की लोअर जुडिशरी जो है उसके प्रति वहाँ जेएंडके के जो जम्मू रीजन के लोग हैं उनको भी जो घाटी की जो जुडिशरी है और वहाँ पे जो एक तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है वकीलों के द्वारा वहाँ पे, उस पे लोगों को विश्वास नहीं है। जी जी, आपसे जानना ये एक मेजर प्रॉब्लम है वहाँ पे। क्या वाकई वहाँ की जुडिशरी जो है, सिविल जुडिशरी, वो इस काबिल नहीं है कि जो सैन्य अधिकारियों के ऊपर आरोप लगते रहे उसमें निष्पक्ष वो न्याय दे सके? और यही वजह है कि सेना हमेशा एक मैं उसका कारण बताता हूँ। पूरी जो जेएंडके की जो लोअर जुडिशरी का जो कश्मीर रीजन की जो पूरी जो इवेंट की आयुष जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन करता है उसका लैंग्वेज भी रेस्ट ऑफ इंडिया के आदमी नहीं समझ सकते। अगर वहां का प्रॉपर लोकल वकील नहीं मिलेगा और उसकी मदद नहीं करेगा तो नहीं समझ सकता जी। अब ठीक है, हम मानते हैं कि हो सकता है कि फर्जी एनकाउंटर हुआ है, 6 अधिकारी दोषी हैं, 6 अधिकारी दोषी हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन जब 6 अधिकारियों को जब आपस फर्दर जब उसका ट्रायल चलेगा, अगर उसको आप बारामूला श्रीनगर में ट्रायल दे रहे हैं और उसकी वो जो कश्मीरी जो लैंग्वेज है और कश्मीरी जो लोकल जो स्थानीय लैंग्वेज है वो एक दूसरे किस्म की उर्दू होती है जो आम उर्दू के यहाँ अगर आप किसी से पढ़वाना चाहें वो नहीं पढ़ सकते और वहाँ पे लोकल वकील उनको विश्वसनीय नहीं मिलता है। तो एक पक्ष ये भी है। अब उसको सिर्फ अगर आप ये कहें कि कोर्ट मार्शल में न्याय नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बात है। कोर्ट मार्शल है उनको न्याय मिल सकता है। मेजर जनरल साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कह रहे हैं कि जुडिशरी उस काबिल नहीं है, क्या वाकई आपको लगता है कि सेना इसी वजह से कोर्ट मार्शल का रास्ता अपनाती है? मैम, ज़्यादातर जो पांडे साहब ने बातें की हैं मैं उनके साथ सहमत हूँ, पर साथ में मैं ये क्वेश्चन देना चाहूँगा कि मैं लॉयर नहीं हूँ और मेरी लॉ की नॉलेज थोड़ी कम है। उसके बावजूद जो केस शोरान साहब ने जिक्र किया है, जिसके बारे में जिक्र किया है, जब मदर डॉटर का रेप हुआ था, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, शोरान साहब ने कहा है जी। मैं बताना चाहता हूँ उस टाइम मैं कश्मीर में नंबर 2 था, चीफ ऑफ स्टाफ था 15 कोर का, मतलब कोर कमांडर साहब के बिल्कुल नीचे, और ये पूरा केस मेरी निगरानी में हुआ है। इस पूरे केस को हमने 4 हफ्ते में ख़त्म किया। साहब कह रहे हैं कि क्लोज कोर्ट होता है, लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं होती, मैनिपुलेटेड होता है। मैं इसके साथ 100% डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ये लिमिटेड नॉलेज का एक तरीके से प्रचार हो रहा है, हालांकि साहब की ये इंटेंशन नहीं होगी। इस केस को पब्लिक के लिए खोला गया था, पब्लिक के लोग वहां आकर बैठे थे उड़ी में जब ये केस हुआ, 4 हफ्ते में खत्म हो गया और इनको सस्पेंड नहीं किया गया, इनको डिसमिस किया गया जी। सर्विस से डिसमिस किया गया। लेकिन ऐसे एनकाउंटर्स की कमी नहीं है मेजर जनरल साहब, ऐसे एनकाउंटर्स की कमी नहीं है जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है, लेकिन जो सजा हुई है वो बिल्कुल ऐसी हुई है कि जो बिल्कुल नाकाफी थी या बिल्कुल उन्हें बरी कर दिया गया। आप कोई एक ऐसा मेरे को सबूत दीजिए, आप ऐसा कोई सबूत दीजिए या साहब ऐसा सबूत दें जिसमें ये कह सकें कि केस को या हमने लेट ऑफ कर दिया या उसको कड़ी सजा नहीं दी गई। जी, साल 1993 की बात है, बिजबेहरा कत्लेआम
में बीएसएफ के अधिकारियों पर आरोप लगे थे और सभी के सभी को बरी कर दिया गया था। ये 1993 का मसला है। मैम एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। बड़े रिस्पेक्टेड मीडिया के एक महान इंसान है जिनका नाम बीजी वर्गीस है। उनके सामने एक फौज का केस आया था जिसमें एक गांव है कश्मीर में कुनान पोशपोरा, जिसके बारे में बोला गया था कि करीब 50 से 60 औरतें थी वहां पे, सबके सबको एक पलटन ने रेप किया जी। जब इसको इन्वेस्टिगेट किया प्रेस काउंसिल के प्रेसिडेंट ने, बीजी वर्गीस ने, उन्होंने बोला ये सब केस बकवास है, इसमें कुछ नहीं हुआ, ये सेपरेटिस्ट प्रोपेगेंडा है। अभी आप बताइए फौज किधर जाए, किसकी बात सुने फौज? दूसरी बात, शायद जो भी जजमेंट पास करते हैं ह्यूमन राइट्स वाले मैम, वो ये नहीं मानते कि 100% केसेस में से 97% केसेस फालतू निकले हैं। ओनली 3% केसेस हैव बीन करेक्ट एंड इन दो 3% केसेस पीपल हैव बीन पनिश्ड। 97 का 3% का मुझे पता नहीं। जी बात ये कुरान पाशपोरा की बात करते हैं, वो जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट ने भी केस लिया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन रीओपन हुई है। तो जो बीजी वर्गीस ने उस वक्त कहा था उस पे कई सवाल उठे हैं, री इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। और ये ऐसे कई साबित हो जाता है कि इस तरीके का उंगली उठा करके एक्यूज करना, आप क्या मान के चल रही हैं या ये क्या मान के चल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वाले क्या मान के चल रहे हैं कि हम लोग कसाई हैं, हम लोग ऐसे इंसान हैं जिनकी माएं बहनें बाप नहीं है, हमारे रिश्ते नहीं हैं। मैं एक सीधा सा सवाल पूछूं, ऐसा हो सकता है कभी कि हम अपने लोगों के खिलाफ ऐसा जुल्म करें जिससे सब लोगों को शर्म है? कैसा हो सकता है? मच्छल एनकाउंटर की बात अगर करें, हमें पता है कि 50,000 रुपए में इनके काउंटर इंसर्जेंट्स ने इनको वो 3 लोगों को दिया, 50-50 ईच जी, नौकरी और पैसे के लिए। उसके बाद एक 1.5 लाख रुपए के उनको अवार्ड मिले हैं, मेडल मिले हैं, प्रमोशंस मिलने की बात हुई थी। ये जो सारी राजनीति है जहां पे प्रमोशंस, मेडल्स और पैसे की वजह से लोगों को मारा जाता है, ये कहां तक ठीक है? दूसरी बात मैं उठाना चाहूंगा, जो 123 लोग मारे गए थे 2010 में, इन 3 की तो बात हो गई, 2010 में 123 लोग मारे गए थे, उसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई लायबिलिटी बनती है या नहीं? क्या कोर्ट मार्शल एक न्याय का सही जरिया है? जी मेजर जनरल साहब कुछ कह रहे हैं। मैं आपको खास ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी की गलती नहीं है, ये हमारे सिस्टम या अंडरस्टैंडिंग की गलती है कि लोग कह देते हैं कि 123 लोग फॉर इंस्टेंस आर्म्ड फोर्सेस ने मार दिए, और लोगों के दिमाग में, जहन में एक ही ख्याल जाता है फौज ने मारे होंगे। जब ये 123 जवान बच्चे मारे गए थे, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि फौज बैरक से निकली ही नहीं, क्योंकि ये जितनी मारकाट हुई थी वो श्रीनगर के आसपास हुई थी, जिसकी जिम्मेवारी सीआरपीएफ के पास है, और वो पैरामिलिट्री फोर्स है, वो फौजी फोर्स है। लेकिन यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं माछिल एनकाउंटर का, तो ये सिंपली माना जाता है कि एक किलिंग और एब्डक्शन का केस है, लेकिन इस केस पर भी जो अप्सपा है, स्पेशल पावर एक्ट जो आर्मी को मिली है, वो क्यों लगाया गया? इस केस के ऊपर नहीं लगाया गया मैम, पूरे इलाके में लगा हुआ है एस्पा, क्योंकि वो फौज को इजाजत देता है कि अपने काम करने के तरीके में हिंड्रेंस ना हो। जी, लेकिन ये पता चलता है कि ड्यूटी पर नहीं थे ये जवान, इन्होंने जानबूझकर फेक एनकाउंटर किया, फिर भी यहाँ पर उनके साथ ये उन्हें जो विशेष जो अधिकार क्यों मिला, उसको हटाकर इस केस को डील किया जा सकता था। जी संजीव जी जानना चाहेंगे। नहीं देखिए, ये तो दोनों पक्षों से आप बात कर सकते हैं। देखिए भारत सरकार जो कुछ कानून और जो रूल्स बनाते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों को देख के बनाते हैं। आखिर JNK में ये लागू है और बाकी राज्यों में नहीं लागू है, बाकी राज्यों में अगर शांति है तो नहीं लागू है, आप इंसर्जेंसी वहाँ खत्म कर दीजिए। जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड जो इंसर्जेंसी पूरे JNK में हो रहा है, 50 कोई भारत सरकार को बहुत दिल से इच्छा थोड़ी है, या देश की जनता के पूरे टैक्स का जो पैसा JNK में लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं, वो कौन चाहता है कि देश के जो डेवलपमेंट में पैसा खर्च हो JNK में जाए? आर्मी पे जो खर्च हो रहा है पैसा तो सिर्फ JNK का थोड़ी लग रहा है, पूरे देश के जो टैक्स कलेक्शन है उसका पैसा खर्च हो रहा है। कौन चाहता है? इंसर्जेंसी आप खत्म कर दीजिए, ना फर्जी एनकाउंटर होंगे, ना रेप होंगे, ना कुछ होंगे, आप इसको खत्म कर दीजिए। अब आप फॉरेन स्पॉन्सर टेररिज्म कोई फैलाते रहेंगे और उम्मीद कीजिएगा कि आर्मी या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं एक एक चीज को सही करे। देखिए कोई भी जवान जो है गरीब घर का लड़का होता है, उसको एक अलग तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है, 8-8 महीने ड्यूटी देता है और गलत गोली चली सकती है। आप उससे एकदम उम्मीद ना कीजिए, कोई एकदम ही सिविक सेंस में बात करेगा, सिविक सेंस में बात करेगा। और आप ये बताइए कि 6-6 महीना 8-8 महीना कोई सियाचिन में ड्यूटी दे रहा है, कोई JNK में ठंड में ड्यूटी दे रहा है, और आप उससे एकदम उम्मीद करिए कि वो परफेक्ट रहे, आप उन पर गोली चलाते रहिए, वो चुपचाप देखते रहे।
और तो उसके बाद ये तो विपरीत परिस्थितियों में काम करते रहते हैं, एक प्रेशर होता है, दबाव होता है, और उनके लिए ये कानून जरूरी है। देखिए सीधी सी बात है, अगर ये लोग विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं तो इनको जल्दी छुट्टी मिलनी चाहिए, साइकेट्रिक हेल्प मिलनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, इनको सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए, फैसिलिटी मिलनी चाहिए। पर इसका मतलब ये वो किसी की जान ले लेंगे, और हमें पता है कि डॉक्यूमेंटेड केस है। फेक इनकाउंटर ये किसी फ्रस्ट्रेशन से नहीं होता, डिजाइन से होता है। पूरी उसकी बात चाहत थी कि उनका प्रमोशन हो, उनको इनाम। दूसरी बात ये करना चाहूंगा, उनका प्रमोशन क्या बात है? इन्फॉर्मर कौन है? कोई भारत सरकार का इन्फॉर्मर था? जी, इन्फॉर्मर तो लोकल उन्हीं के लोग थे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया 50,000 रुपए के लोभ में, उन्हीं के कौम के लोग थे। इन्फॉर्मर का कोई, देखिए हम कॉम और उनके लोग उस पे ना जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा है डिबेट कहां जा रहा है। हमें याद रखनी चाहिए दो चीजें, जब तक ये पूरी राजनीति जहां पे आप एक ऑक्यूपाइंग स्टेट की तरह, ऑक्यूपाइंग आर्मी की तरह बिहेव करती रहेंगे, तब तक ये इश्यूज होते रहेंगे। और ये कहना कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो मजबूर है इसलिए एनकाउंटर किलिंग हो रहे हैं, मजबूर है इसलिए 123 मारे गए, ये कहना कि आर्मी ने नहीं किया था, सीआरपीएफ ने 123 लोगों को मारते हैं, कहां तक? मैम थोड़ा सा एक ग्लोबल व्यू लेकर के शायद हमारी डिस्कशन में एक एलिमेंट ऑफ बैलेंस आ जाएगा, जो इस वक्त मैं सोचता हूँ थोड़ा सा कम है। जी जी, जरूरी है वो बैलेंस। आज की तारीख में ISAF और अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में डिप्लॉयड हैं। इनका अगर आप रोजमर्रा का चलन देखें, इनका रिकॉर्ड देखें, इनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखें, इनके किलिंग्स देखें, इनके फेक एनकाउंटर देखें, तो आप सोचेंगे कि हिंदुस्तानी आर्मी प्रॉबेबली शुड बी वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बिल्कुल इनसे विपरीत है। जी, नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं, मेरे कहने की दो बातें हैं मैम। पहली बात तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो मच्छल में हुआ है ये बहुत घिनौना और बुरा है, नहीं होना चाहिए था। और मैं एज एन एक्स आर्मी ऑफिसर बोलता हूं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिसका पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, मैं साहब को रीअश्योर करना चाहता हूं कि जब ये ट्रायल शुरू होगा, कोर्ट्स मार्शल शुरू होगा, ये पब्लिक कोर्ट्स मार्शल होगा, अकेले बंद दरवाजों और कमरों में नहीं होगा। एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी फौज और इतनी बड़ी कमिटमेंट में मैम गलतियां हो ही जाती हैं। उनके कारण पांडे जी ने आपको समझा दिए हैं, वैलिड कारण है, गलतियां हो जाती हैं, नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद एक ह्यूमन होने के नाते एक परसेंटेज ऑफ एरर है, जिसको हमको इतना भी टूट कर नहीं पड़ना चाहिए कि हम सोचें कि हमने 2 केस पकड़ लिए, सब सत्यानाश है। ये परसेंटेज की बात नहीं है, ये बाय डिजाइन है, बाय कॉन्स्पिरेसी किया गया है। हमें याद रखना चाहिए। सिंपल बात बता रहा हूं, इस कॉन्स्पिरेसी में जानना चाहेंगे। नहीं, जेएनके के मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जेएनके के साथ लगा हुआ जो वेस्टर्न चीन का जो इलाका है, जहां पे एक इंसर्जेंसी चल रही है, और वहाँ पे जाके ह्यूमन राइट्स की आप जरा बात कीजिए। जिस तरह से जो तुर्कमेनिस्तान के जो अलगाववादी अलग तुर्कमेनिस्तान के वेस्ट चीन में बात करो, जेएनके से लगा हुआ इलाका है, पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, जो नॉर्दर्न कश्मीर जो बेल्ट है। सेकेंड, जो पाकिस्तान के जो वेस्टर्न पाकिस्तान के इलाके में ड्रोन हमले हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो वहां भी हो रहा है, वहां पे तो कोई सवाल नहीं उठाता। बिल्कुल होता है उसका, लेकिन आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। आप देखिए, हमें दो चीजें याद रखनी चाहिए। हम चीन में, हमें याद रखना चाहिए, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं, दो चीज याद रखनी चाहिए। पहली बात कि हम चीन नहीं है, और हमारा संविधान, हमारे फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड अलग है। शिवराम जी, जानना चाहेंगे कि जो आपको ऐसा लगता है कि एक तरह का पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा होता है पॉलिटिकली भी, आर्मी की तरफ से भी, कि मानवाधिकार का जो उल्लंघन किया जाता है, इसको बढ़ावा मिलता है घाटी में? देखिए सीधी सी बात है, जब तक आप एक ऑक्यूपाइंग फोर्स, मैंने पहले भी कहा, आप ये सोच के जाएंगे कि हमारे लोग नहीं है, किसी और कौम के लोग हैं, जैसे यहाँ पे बात हो रही है, तब तक फौज की सोच नहीं है, जब तक आर्मी हो या सीआरपीएफ, वहां पर एक बात ये है कि मैं अगर अपनी बात खत्म कर जी, मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि आर्मी की ये सोच नहीं है कि वो कोई, ये ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, मैं मानता हूं, पर वहां जमीन पे जिस तरीके से ये लोग पेश आते हैं, जिस तरीके से बॉडी सर्चेस करते हैं, हमें पता है कि हर दिन सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट्स का हनन होता है कश्मीर की वादी में, और ये आम लोगों की तरह जब तक आप जीने नहीं देंगे। हमें याद रखना चाहिए, इन 3 लोगों के मरने की वजह से जब पूरी वादी में इतना उबाल आया था, 123 लोग मारे गए थे, वो क्यों था? क्योंकि इतना गुस्सा है सीआरपीएफ के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, लोकल पुलिस के खिलाफ। मैम, मैंने साहब का बैकग्राउंड मेरे को नहीं मालूम, बट अपने बारे में मैं कह सकता हूं कि 12 साल मेरी 40 साल की नौकरी में से कश्मीर में कटे हैं, और वो भी मुश्किल इलाकों में, जैसे कि बारामूला, जिसका ये बार बार जिक्र कर रहे हैं। मैम, मेरे में एज ए जनरल
उस वक्त इतना गुर्दा था या लोगों में विश्वास था कि मैं बारामूला में 24 घंटे जा सकता था बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के, बिना प्रोटेक्शन के, उनका हमदर्द बन के। और वो इस बात की इज्जत करते थे कि घर में आफत हो, आग हो, कोई बच्चा डूब जाए जेलम में या कुछ भी हो जाए, अगर कोई बंदा भागेगा हमारे लिए तो ये साहब भागेंगे। आज तक 12 साल हो गए मेरे को वहां से निकले हुए, आज तक लोग टेलीफोन करके इज्जत से बात करते हैं। जी, तो इसका कहने का मतलब ये नहीं कि मैं एक खास मिट्टी का था। कहने का मतलब यही है मैम कि फौज में 95% लोग अच्छे लोग हैं जो समझते हैं कि हमने हमदर्दी 100% दिखानी है दिल से, इन वर्ड एंड इन डीड। जो 5% हैं उनको निकाल कर ठिकाने लगाना चाहिए और उनको इस तरीके की कड़ी सजा देनी चाहिए जैसे मच्छल वालों को मिलने वाली है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि फौज का हो या सीआरपीएफ का हो, सिस्टम ऐसा हो गया, अच्छे से अच्छे लोगों को भी ये खराब कर दिया जाता है। जो आपने बात की पॉलिटिकल प्रेशर की, प्रमोशंस की, पॉलिसी की हो या पूरी पॉलिसी हो स्टेट की, जिस तरह से एंगेजमेंट रही है कश्मीर के साथ, हमें याद रखना होगा कि 2940 अनआइडेंटिफाइड ग्रेव्स हैं पूरे कश्मीर में जिनके बारे में बात नहीं हो रही है। सैकड़ों ऐसे ग्रेव्स हैं। हम जनरल साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा अपना कार्य का निर्वाह किया होगा कश्मीर की वादी में, पर मैं ये नहीं समझता कि हर आर्म फोर्सेस का आदमी, पूरी आर्मी रिस्पॉन्सिबल है। जानना चाहेंगे कि कुछ लोग मैं भी मिली हूँ जिनसे जो कश्मीर में रहते हैं, उनमें गुस्सा बहुत है सरकार के लिए, सेना के लिए, इनके लिए बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये गुस्सा यूं ही तो नहीं आके खड़ा हो गया है, वो स्पॉन्सर्ड गुस्सा होता है, कोई गुस्सा नहीं है आप लोगों को। जो कश्मीरियों को सुविधा भारत सरकार ने दे रखी है और रेस्ट ऑफ इंडिया को नहीं मिल रखा है। जी, अभी आपने वो सारी घटना 370 पे जो सुना, क्या ऐसी सुविधा बताना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि क्या सुविधा नहीं मिल रही है। सारे सब्सिडी पे तो आपको पूरा देश का राशन दे रहा है, भारत सरकार दे रही है। आप बताइए जाके वहां पे जाके कर रहे हैं, ये तथ्यों से नहीं आता है। सेकंड बात, जहां तक बात है ना कि ये जो प्रॉब्लम्स जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कश्मीरियों में बड़ा रोष है, वो है ये जो भी इंसर्जेंसी वाले पूरे देश में एरिया है, वहां से कुछ लोग इस तरह के आपको मिलेंगे। नक्सल एरिया में चले जाइए तो वहां आपको मिलेंगे 100 लोग, बड़ा रोष होगा, रमन सिंह सरकार हमें लूट रही है, अजीत जोगी की सरकार लूट रही है। 100 लोग नहीं, करोड़ों लोग, लाखों लोग की बात है। क्या आपको भी नहीं लगता कि ध्यान रखिएगा, उस रोष के बावजूद JNK में 3 बार चुनी हुई सरकार आई है, लोग वोट डालने जा रहे हैं मतदान केंद्रों पे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी 80% पोलिंग हुआ, जो सबसे ज्यादा नक्सल अफेक्टेड एरिया था, क्योंकि वो चाहते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करें तो ये उमर अब्दुल्ला जी की ही गवर्नमेंट है जो कह रही है बार बार कि AFSPA हटाया जाए, तो उनकी बात सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही? मैं कहता हूं काफी टाइम से प्रेशर बना रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट पे। अगर सीएम है, इलेक्टेड है और जमहूरियत के रिप्रेजेंटेटिव है, उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं हटाया जाता AFSPA? चाहे JNK के जितने भी सेपरेटिस्ट लीडर हो, वो बात तो जरूर करेंगे कि ये हटाया जाए, लेकिन जब अपनी सुरक्षा की बात आती है और पाकिस्तानी एजेंसियों से जब खतरे की बात आती है तो सुरक्षा उसी सेना से मांगते हैं, उसी सेना से सुरक्षा मांगते हैं अपनी। जी, आप वहां पे रहे हैं। जी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि जितने भी केसेस है वो सब सेपरेटिस्ट जो है उनका स्पॉन्सर है, या फिर वाकई में वहां घटनाएं होती हैं? इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और है मैम, मैं बताना चाहूँगा जी। और वो इंटरप्रिटेशन मेरी तरफ से ये है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जिनको कुछ महीने पहले इलेक्ट किया गया है, आप नोट कीजिए उन्होंने तब क्या बोला था जब इलेक्ट हुए थे जी, और पिछले महीने POK में जाकर क्या बोला है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उनकी दगाबाजी की बात उन्होंने बोला है कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जिंदगी में कश्मीर पाकिस्तान में आकर। आप ये देखिए कि नवाज शरीफ, आप एक देखिए नवाज शरीफ, नहीं मैं भी एक लिंक इस पे बताता हूँ। जैसे ही पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार बनी और तालिबान के हमले तेज हुए हैं उनके इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट पे, और आप देखिए कि 100 दिनों के अंदर 250-300 लोग मारे गए हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के लोग। उसके बाद ही कश्मीर पे उनका राग चेंज हुआ और उसी दौरान यहाँ कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्टों ने एक अलग तरह का मूवमेंट पाकिस्तान ने स्पॉन्सर्ड किया है पैसे लेके। आप गुस्से की बात कर रही हैं मैम, ये बात बिल्कुल सही है। गुस्सा जो 1987, 88, 89 में था वो इस बात का गुस्सा था कि उनको हिंदुस्तान से नाराजगी थी, आम कश्मीरी को नाराजगी थी और वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, या सेकंड पोजीशन थी आज़ाद कश्मीर की। अब उन्होंने पिछले 15 साल में पाकिस्तान को टूटते और बर्बाद होते देखा है। आज मैम वो गुस्सा बिल्कुल नहीं है, आज वो गुस्सा बहुत कम हो गया है, बट फिर भी इस बात का गुस्सा है कि
कि गवर्नमेंट की तरफ से इतना पैसा आता है, इतना करप्शन दबाव आता है कि तरक्की हो, बट जो आम आदमी है जमीन पर कौन जानता है? बाकी लोग नहीं जानते मैम। हम गांव और उसके आगे के एरिया में डिप्लॉयड हैं, बिटवीन द बॉर्डर एंड द सिटीज, तो हमको उसके बारे में ज्यादा मालूम है, क्योंकि हमदर्दी करने के लिए जो इंतजामिया के हिस्से हम ही हैं। नहीं, ये बहुत जरूरी बात है, मैं बताना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस है जो आर्मी का, ये कहने का कि हम ही लोग हैं, हम ही वहां के हुक्मरान हैं, हमें ही पता है कि वहां पे क्या होता है, ये बहुत गलत है। मैम, ये शोराम साहब का मेरे को नहीं पता कि अधिकारों का हनन जो बार बार होता है, इसको कहना कि कुछ 100 लोग होते हैं, या ये कहना कि गुस्सा मेरा बुनियादी फर्क है मैम। ये कहना कि 87 में गुस्सा था और 2010 में नहीं, तो वो 123 लोग क्यों मारे गए? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस किस्म की इंटरप्रिटेशन जो है वो, ये मच्छिल के केस में भी केवल 1 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन दी गई। 50,000 में इनका काउंटर इंसर्जेंट बेचता है आर्मी को और 1 लाख सरकार उसको कॉम्पनसेशन देती है। एक केस का पतंगर बना लेना कोई ये मार्शल की बात है, तो सरकार ने इतना टाइम क्यों लगाया? सरकार ने कोर्ट मार्शल की इजाजत देने में इतना टाइम क्यों लगाया? ये भी सवाल है। आप मानेंगे? ये जो सवाल है, मैंने आपसे बताया, हम इंतजामिया के नौकर हैं, हम मालिक नहीं है मैम जी। ये फैसला केस को स्टार्ट करने का या फौज को गो हेड देने का सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ये सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट तो सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट पर आकर अटकता है। फिलहाल हिंदी प्राइम डिबेट का समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत माफी चाहेंगे, बोलने का ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट पर उठाए जा रहे हैं मार्शल एनकाउंटर मामले में सेना के कोर्ट मार्शल से। हालांकि उम्मीद जगी है कि कोई कोशिश ऐसी की जाएगी जिससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सकेगा, लेकिन अगर ये कोर्ट मार्शल भी बाकी मामलों की तरह टर्निंग पॉइंट नहीं बन सका तो घाटी में लोगों का गुस्सा फिर से भड़क सकता है और उसका असर उमर सरकार पर जरूर पड़ेगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।